जनाब आज तक के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। एक बार फिर से हम आपके सामने हो चुके हैं, हफ्ते भर का पूरा लेखा जोखा रख के, और हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी से हमारे साथ पंकज जैन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अतुल तिवारी हम देख पा रहे हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, और रोहित सिंह पटना बिहार से जुड़ चुके हैं। तो और थोड़ी देर में राजस्थान से अभी शरद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े हुए नहीं है लेकिन रोहित करते हैं। मीसा भारती, उन्होंने बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पहले तो मेरे एक इसी में है, इसमें अपडेट क्या हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब भी किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, वो विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाता रहा है, लेकिन विपक्ष इससे सीखता नहीं है। इस पे तमाम सवाल जवाब हुए। आरजेडी अब इस पर लेकर बैकफुट पर है, जैसे आरजेडी भी नफातुला बयान दे रही है। क्या चल रहा है अभी बिहार में, कितना नफा नुकसान देखते हैं, और नया अपडेट इसमें क्या? देखिए आशुतोष, जाहिर सी बात है, मीसा भारती ने जो बयान दिया था, प्रधानमंत्री मोदी को जेल में डाल देंगे, बीजेपी के अन्य नेताओं को भी जेल में डाल देंगे अगर सरकार बन जाती है, अगर इंडी गठबंधन की, तो उसके बाद से ही बिहार में राजनीति जो है वो काफी गरमाई हुई है। और हमने देखा किस तरीके से तमाम जो बीजेपी का पूरा मशीनरी है वो लग गया है मीसा भारती को के बयान देने में, उस पर जो अटैक उन्होंने किया था उस पर जो है पलटवार करने में। और अभी अभी जो है एक ताजा बयान मीसा भारती का आया है, अपने पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार कर रही थी, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों के बीच ये कह दिया है कि मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरा पूरा परिवार जो है यहाँ पटना के पास में ही सोनपुर है, वहां पर हरिहर नाथ मंदिर हम लोग जाते हैं, पूजा अर्चना भी हम लोगों ने की हुई है। तो इस तरीके का बयान दिया है और कहा है कि अगर वक्त मिलेगा तो मैं राम मंदिर जाऊंगी। अब ये देखिए, एक नया जो है ये अब विवादों का पिटारा जो है अब खुल चुका है, और विवादों की नई किस्त जो है वो अब सामने आ चुकी है। यानी कि एक तरीके से जो आम लोगों के मन में प्रश्न होगा, जरा मैं अब वो प्रश्न थोड़ा सा जोड़ के मैं आपसे पूछ देता हूं, जरा हमें भी समझाइएगा कि ये जानबूझकर किया जाता है एक निश्चित वोटर को साधने के लिए, वोट बैंक, लेकिन ऐसे लोग कौन होंगे जो विश्वास नहीं करते होंगे? क्योंकि हिंदुइज्म, एक हिंदुत्व अलग चीजें हैं, मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन अब वक्त निकलेगा, वक्त होगा तो हम जाएंगे, इसके मायने क्या होते हैं, क्यों दिया जाता है? देखिए, एक इसके जो वजह है, जो आरोप लगाए जाते हैं कि तुष्टीकरण के लिए एक तरीके से ये वजह जो है इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी का तो यही आरोप है कि सावन में मटन खाने का वीडियो डालना या खाना, या फिर नवरात्रों में जो आरोप लगा रही बीजेपी की, नवरात्रि के पहले दिन ही मछली और रोटी का जो है सेवन किया तेजस्वी यादव ने। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं कि वो एक दिन पहले का ही वीडियो था। और इस तरीके के बयान जो है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण के लिए दिए जाते हैं, ताकि जो दूसरे पक्ष है वो उसको एक मैसेज दिया जा सके। तो इसी को लेकर जो है पूरी राजनीति इस वक्त जो है बिहार में गरमाई हुई है। अब ऐसा लग रहा है बिहार में बड़ा मुद्दा बन चुका है ये जो खान पान और ये भोजन है, कि कौन क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है। ठीक है, लेकिन टाइमिंग पर भी रोहित, अब जब प्रधानमंत्री ने ये बातें कही, सावन वाला उन्होंने जिक्र किया, राहुल गांधी और लालू यादव की मटन वाली, अभी मुकेश सहनी के साथ मछली खाते हुए तेजस्वी आए, नवरात्रि चल रहा है, वो सावन चल रहा था, और जैसे अटैक किया प्रधानमंत्री ने, लालू यादव भी, उनको इसलिए कहा जाता है कि राजनीति वो बहुत जानते हैं, सत्तू वाला वीडियो ट्वीट कर दिया है, सत्तू वाला वीडियो जो है उन्होंने साझा कर दिया है। तो टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बैकफुट पर तो है आरजेडी, लालू परिवार। अगर हम खासकर लालू परिवार की बात करें कि ये जो मछली वाला वीडियो डाला गया था वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैकफायर कर गया है, और उस पर पूरा परिवार जो है वो घिरता नजर आ रहा है कि आखिर अगर उन्होंने मछली का सेवन नहीं भी किया था, मान लीजिए नवरात्रि के पहले दिन, तो लेकिन नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने वो वीडियो डाला, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नवरात्रि के पहले दिन इस तरीके से जो है जन भावनाएं जो होती है, हिंदुओं की भावना होती है, क्या उसको आहत करने के लिए क्यों ये वीडियो डाला गया नवरात्रि के पहले दिन? भले आपने उस दिन नहीं खाया होगा, व्रत रखते हैं भाई, 9 दिन का व्रत रखते हैं, बिल्कुल, सावन हो या फिर आराध्य को पूजते हैं, ठीक है, खाने वाले लोग खाते हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से आप दिखाते हैं या फ्रेम में लेकर आते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। निश्चित तौर पर सवाल तो उठते ही है।
जी बिल्कुल, बिल्कुल, वही ना क्या है कि आपने भले उस दिन सेवन ना किया हो, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन जो नवरात्र करते हैं, उस दिन आपने वीडियो ट्वीट कर दिया है और फिर बता भी रहे हैं और अगले दिन उसकी आप दलील दे रहे हैं कि आप आईक्यू टेस्ट कर रहे थे बीजेपी के लोगों का कि क्या आईक्यू लेवल है, नहीं है। तो ये कहीं न कहीं घिरता जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर जो है वो तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार, और इसी को लेकर आज फिर थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो सात्विक भोजन करते नजर आ रहे हैं। अब हाँ, सत्तू जो होता है वो बिहार में बिल्कुल एक सात्विक भोजन जो है उसे माना जाता है कि सत्तू और पानी मिलाया और उसको घोल के आपने खा लिया या पी लिया जो है वो सबसे सात्विक भोजन माना जाता है, साफ सुथरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको खाने में, तबीयत भी ठीक रहती है, हाजमा भी ठीक रहता है वो खाने से। तो वो वीडियो जो है वो डाल के स्टेटमेंट कहीं भी ना नहीं कहीं देना पड़ता है। स्टेटमेंट में नहीं देना पड़ता है। तो और बिहार में करोड़ों लोगों का वो एक डेली का एक खाना भी है। जो गरीब हाँ, परिवार के लोग हैं वो लोग सत्तू का सेवन करते ही हैं, तकरीबन हर घर में सत्तू का सेवन होता है बिहार में। तो गर्मी आ गई, कहीं ना डिमांड और बढ़ कहीं के आई अब बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के नजरिए से भी इस वीडियो को देखा जा रहा है। एक तरफ जहां मछली और मटन का तो वीडियो लगातार 2 दिन से दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के इस पूरे मुद्दे में कूद जाने के बाद ये मामला जो है अब बहुत बड़ा हो गया है आशुतोष। ये मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया, प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी कर दी है कि कुछ लोग मटन का वीडियो डाल रहे हैं या मछली खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है। तो ये मामला बड़ा हो चुका है प्रधानमंत्री के हस्ते इसमें बयान देने के बाद। तो पर इसीलिए गौर अब करने वाली बात ये थी रोहित, प्रधानमंत्री ने कहा लोग क्या खाएं क्या ना खाएं वो उनकी चॉइस है, हमें कोई एतराज हम्म, नहीं वेज या नॉन वेज, हम्म, लेकिन उनका कहना था उस पर जोर देके कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जानबूझकर पिंच किया जाता है वीडियो डाल। बिल्कुल, उनका यही था कि जानबूझकर छेड़ने के इरादे से या टीज करने के इरादे से जो है ऐसे वीडियोस जो हैं वो डाले जा रहे हैं। पहले दिन उन्होंने मछली रोटी का वीडियो डाल दिया, दूसरे दिन डाल दिया कि हेलीकॉप्टर में वो नारंगी पार्टी कर रहे हैं। अब नारंगी रंग से वो बीजेपी को जोड़ते हुए फिर वहां भी एक तरीके से मजे लेने की कोशिश की गई बीजेपी पर। और फिर आज जो है लालू का एक वीडियो सामने आया है, ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल के मोड में है, सत्तू खाते हुए खा के दिखा रहे हैं। मीसा भारती को भी अपने जो बयान को लेकर जो है आज उनको बोलना पड़ा, तोड़ मरोड़ के दिया गया था, जबकि उन्होंने जो बोला था वही दिखाया गया है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ के कुछ वाली चीज नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सब जेल भेजेंगे। तो ऐसे में लालू परिवार इस वक्त जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे जो बवाल से जो है निकला जाए, लेकिन बवाल से निकलना तो दूर, एक नया बयान मीसा भारती का सामने आ चुका है कि राम मंदिर जाने की जरूरत अभी नहीं, आवश्यकता नहीं है, वक्त मिलेगा तो जाऊंगी, और हमें तो हम यहाँ सोनपुर में ही हम हरिहर नाथ मंदिर में ही पूजा अर्चना करके हम संतुष्ट हैं। मतलब इस तरीके का उन्होंने जो है बात कही। तो जाहिर सी बात है एक नया जो है वो बवाल जो है इसको लेकर अब मचने वाला है आशुतोष। ठीक बात, बिहार में काबा, बिहार में फिलहाल सियासी बवाल। ठीक है रोहित, आप बने रहे, तुरंत वापस आते हैं और दिल्ली का रुख करते हैं। पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो हैं ही। ईडी मामले में के कविता को लेकर भी क्या अपडेट, और मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, ये सब कुछ अपडेट कर दीजिए। और साथ ही ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी के यहाँ से मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं। चुनाव है और सारे उनके जो बड़े नेता हैं वो तो शिकंजे में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, राजनीति का पारा हाई है, तो वहीं जो मौसम है उसका पारा भी हाई होते जा रहा है। और मुझे लगता है कि राजनीति के इतर फिलहाल हम जो पत्रकार हैं दिल्ली के, उन्हें भी सत्तू जैसे एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि बिहार से अगर सत्तू दिल्ली आ सके तो। दूसरी अहम बात यह है कि बहुत हमारे कोई साथी सुन रहे हो तो उसमें से बिहार से सत्तू आ जाएगा और अपने ही दफ्तर से कहीं ना कहीं अरेंज हो जाएगा, पक्का। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात यह है कि आज दिन भर में कोर्ट से भी कई अपडेट आए और राजनीतिक गलियारों से भी काफी अहम अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहले के कविता का आपको मामला बता दें कि सीबीआई ने भी उनकी गिरफ्तारी कर ली थी और फिलहाल जो कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था, उन्हें न्यायिक, माफ कीजिएगा, सीबीआई की हिरासत में दिया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने चुनाव में प्रचार करने के लिए इजाजत मांगी कोर्ट से। फिलहाल कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप लोग अपने अपने जवाब को दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई इस मामले में 20 अप्रैल को होगी। तो जब जवाब दाखिल होगा तो उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या मनीष सिसोदिया को दिल्ली में या फिर पार्टी के तौर पर किसी अन्य राज्य में चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहीं पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से तमाम
राहत नहीं मिल पाई थी, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उस पे फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की थी और उसे लेकर बार बार अब भाजपा जो है आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। इस बीच जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने सीधे तौर पर अपनाया और आम आदमी पार्टी पर तीर छोड़ने शुरू किए। अब आज जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आने वाले दिनों में आशुतोष दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगाने की एक साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि बीजेपी शासित जो केंद्र सरकार है वो सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो अब रोज दिल्ली में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया, खासकर राजनाथ सिंह की बात लॉजिकल उन्होंने पूछा कि जिन पर तलवार लटक रही है वही आरोप लगा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में आपने भी सुना और देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर हम कर रहे हैं ऐसा तो क्या अदालत भी हमारे शिकंजे में, फिर बेल क्यों नहीं मिल जाती? अगर संजय सिंह को मिल सकती है तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? अब इस लॉजिक का तोड़, और उन्होंने ये भी कहा तो खुलकर बोले फिर पब्लिक में कि अदालत भी हमारे शिकंजे में, फिर देखिए क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब तो किसी के पास है ही नहीं। देखिए, ये सवाल इसलिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना होता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी दो अलग अलग पहलुओं को लेकर फिलहाल लड़ाई लड़ रही है। पहला मुद्दा मुझे लगता है ऐसा कि आम आदमी पार्टी के सामने कोर्ट या कानूनी चुनौती है और दूसरा है उनके सामने राजनीतिक चुनौती। आप देखिए, दिल्ली में जितनी तेजी से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और उम्मीदवारों को कहा गया कि आप वोट जाकर मांगिए, उतनी ही धीमी गति से अब प्रचार हो रहा है या फिर वोट मांगने की प्रक्रिया है। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद भले कैंपेन लॉन्च कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी जो वोट मांगने का सिलसिला है वो उसमें इतनी तेजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो प्राइम फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कानूनी रूप से मजबूती पहुंचाई जाए और उनको जेल से बाहर निकाला जाए। ये तमाम जो वाद विवाद है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तो चल ही रहा है कि कोर्ट क्या कह रहा है। हाईकोर्ट ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, बीजेपी आक्रामक हो गई। संजय सिंह को राहत मिली तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आक्रामक हो गई। लेकिन इस बीच जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं है आम आदमी पार्टी की। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के कई सांसद तो पिक्चर में नजर ही नहीं आ रहे हैं, 10 सांसद हैं राज्यसभा के, वो कहाँ चले गए, इसे लेकर जब सवाल पूछा सौरभ भारद्वाज से तो जाहिर है वो थोड़ा तंज कसने के अंदाज में ऑपरेशन, और अब तक राघव चड्ढा आ ही नहीं पा रहे हैं विदेश से। ऐसा कौन सा ऑपरेशन जो इंडिया में नहीं होता और बाहर है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, खासकर राघव चड्ढा और तमाम जो बड़े नेता हैं। पंकज, बिल्कुल, देखिए, राघव चड्ढा के अलावा जो स्वाति मालीवाल हैं, बताया जा रहा है कि वो यूएस में हैं और अपने बहन के इलाज के सिलसिले में वहां गई हुई, जो कि जानकारी आधिकारिक तौर पर मिली है। राघव चड्ढा के बारे में जानकारी आई थी कि उनके रेटिना का इलाज हो रहा है, सर्जरी वहां पे हुई है, तो कई हफ्तों तक उनको वहां पर आराम करने के लिए कहा गया है। लेकिन उसके अलावा पंजाब में जो तमाम सांसद हैं, बाहर से कुछ भी ट्वीट तो हो ही सकता है और स्टेटमेंट तो आ ही जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, हरभजन बोल रहे हैं ना, कुछ कोई भी बोल रहा है। बिल्कुल, जो हरभजन के बारे में ही जब सवाल पूछा गया या पंजाब के सांसदों के बारे में सवाल पूछा गया तो सौरभ भारद्वाज ये भी कहते नजर आए कि वो आज तक कहीं प्रदर्शन में तो नजर आए नहीं है, तो अब अचानक से क्यों चिंता हो रही है। तो देखिए, आप जब आम आदमी पार्टी के लोगों से आप सवाल पूछते हैं, उनके पास जवाब तो हर सवाल का होता है, लेकिन जाहिर है कई बार ऐसा भी होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं या उनके नेता होते हैं वो सीधे तौर पर आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने किया है, देखना होगा कि वहां पर किस तरह की दलीलें रखी जाती हैं, सुनवाई के दौरान क्या मांगे की जाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट से अब तक कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। जो अपडेट की आप बात कर रहे थे, पिछले दिनों कोर्ट का रुख किया था अरविंद केजरीवाल ने और कहा था कि वकीलों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि उनको और भी ज्यादा जो दस्तावेज की कार्रवाई है उसको अंजाम देना है। लेकिन राउत रेवन्यू कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया और जाहिर सी बात है कि अब जो हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं अपने फैसले में, उसका जवाब, उसकी सुनवाई और दलीलें सुप्रीम कोर्ट में काफी अहम हो जाएगी, जो कि सोमवार के दिन की तारीख रखी गई है। और उससे पहले रविवार के दिन आम आदमी पार्टी ने जो जानकारी साझा की है कि वो पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में संविधान बचाओ एक जनसभा या फिर कहें कि कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है बीजेपी के खिलाफ। ठीक है पंकज, जुड़े रहिए। अतुल के यहाँ रुख करेंगे। गुजरात में भी बवाल है पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर। अतुल, क्या है ये पूरा मामला? दर्शकों जरा अपडेट करें और हमें भी बताएं। क्षत्रिय समाज, उनकी महिलाएं
क्यों नाराज है पुरुषोत्तम रूपाला से, और बीजेपी किस तरह से और पुरुषोत्तम रूपाला इसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, तो इसको लेकर सियासी तूफान जो विपक्ष की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वो कहां तक अभी पहुंचा है? देखिए, जिस प्रकार से पुरुषोत्तम रूपाला अपनी एक सभा में गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो जिस प्रकार से उन्होंने निवेदन दिया रजवाड़ों को लेकर, रोटी बेटी के व्यवहार को लेकर, उसके बाद से क्षत्रिय समाज में लगातार पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर आक्रोश बना हुआ है। बीते अगर 15 दिनों की बात करें तो अलग अलग प्रकार से सम्मेलन किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे आवेदन किया जा रहा है, और क्षत्रिय समाज सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पुरुषोत्तम रूपाला से व्यक्तिगत उनके बयानों से उन्हें दिक्कत है, और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ना बनाए। सिर्फ ये एक ही मांग को लेकर क्षत्रिय समाज लगातार अड़ा हुआ है, और क्षत्रिय समाज को समर्थन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह की तरफ से मिला हुआ है। उत्तराखंड के आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक की बात करें, शेर सिंह राणा की तरफ से भी मिला है, और लगातार क्षत्रिय समाज की तरफ से अलग अलग प्रकार से महासम्मेलन करके आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। अगर कल की भी बात की जाए तो कल भी राजकोट के अंदर जब रूपाला अपनी एक सभा में पहुंचे, तो वो जब पहुंचने वाले थे उसके पहले ही क्षत्रिय समाज की कुछ महिलाएं वहां पे पहुंची और उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध भी किया था। और पुरुषोत्तम रूपाला उसके बाद सभा में पहुंचते हैं और उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया, शायराना अंदाज में शायरी बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो फिलहाल माहौल है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, तो तमाम कार्यकर्ता संयम बनाए रखें। और कई उन्होंने लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये तमाम जगह और यहाँ तक वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो भी ये पूरा आक्रोश है वो कहीं ना कहीं लोगों का खत्म होगा। लेकिन अब क्षत्रिय समाज जिस प्रकार से आक्रोशित है, तब पुरुषोत्तम रूपाला अपना जो नामांकन है वो भरने की तैयारी कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पुरुषोत्तम रूपाला अपना नामांकन भरेंगे। इसके पहले 14 अप्रैल के दिन क्षत्रिय समाज संगठन समिति ने ऐलान किया हुआ है कि राजकोट, जहाँ से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे नामांकन भरने वाले हैं, वहीं पे एक महासम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और उसके पहले यानी कि कल 13 अप्रैल के दिन 2 महासभा का गुजरात में आयोजन किया गया है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा लोग आएंगे। और 14 अप्रैल के दिन राजकोट के ही अंदर पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजकोट में मौजूद रहेंगे। इस प्रकार की तैयारियां क्षत्रिय समाज संकलन समिति की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है 5 लाख जितने लोगों को मौजूद रखकर पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जो आक्रोश है वो व्यक्त किया जाएगा। गुजरात के अंदर अगर बात की जाए तो तीसरे चरण में चुनाव होना है, यानी कि 7 मई के दिन चुनाव है। और आज यानी कि 12 अप्रैल से लेकर 19 तारीख तक जो भी नामांकन दाखिल करने हैं कैंडिडेट्स को, उसकी जो समय अवधि है वो आज से शुरू हो चुकी है। ऐसे में पुरुषोत्तम रूपाला को अगर बीजेपी कैंडिडेट बनाए रखती है तो क्षत्रिय समाज संकलन समिति की तरफ से पहले ही कहा गया था कि क्षत्रिय समाज की महिलाएं, 300 से ज्यादा महिलाएं चुनावी मैदान में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगे। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना घर है गुजरात, अगर वहां जाते हैं और वहां से चुनावी सभा को संबोधित कर देते हैं तो समीकरण कैसे बदल जाए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 19 तारीख के बाद उनकी 6 रैलियां गुजरात में आयोजित होंगी। इस प्रकार की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, और सबसे पहली रैली राजकोट में आयोजित इस प्रकार की बात सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार से गुजरात में लोकप्रियता है उसको देखते हुए एक बात ये भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे और राजकोट में सभा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरा आक्रोश है वो शांत हो जाएगा। क्षत्रिय समाज को लेकर ये कहा जाता है कि बीजेपी के वो कोर वोटर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो बड़ी उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी है, लेकिन फिलहाल पुरुषोत्तम रूपाला और क्षत्रिय समाज का उनके खिलाफ आक्रोश बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अब हम दर्शकों को राजस्थान लिए चलते हैं। दिशांक यहाँ से जुड़े हुए हैं, दिशांक पुरोहित। दिशांक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है, सुन पा रही है? जी बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। दिशांक, राजस्थान का रण बहुत अभी गर्म है, वैसे भी तापमान वहाँ पर थोड़ा सा अभी तपिश ज्यादा रहती है बाकी। जी तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी उस तपिश को और बढ़ाने का काम कर रही है। तो किस तरह से अभी दिख रहे हैं, लहर क्या है और एक्स फैक्टर क्या है? क्योंकि पीएम जब मौजूद होते हैं और लगातार वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। प्रधानमंत्री का अपना एक व्यक्तित्व, एक शब्द भी है। दूसरी बात, उसी के साथ थोड़ा सा रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ के कि बीजेपी के लिए कितनी चुनौती, हमेशा से वो बीजेपी के शरण में जाना चाहे लेकिन निर्दलीय ही आए और जीतते चले गए और फिर से वो वहां पर मौजूद है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर किस तरह से भी इम्पैक्ट?
नहीं, बिल्कुल आशुतोष, आप सही बोल रहे हैं। मैं इस वक्त बाड़मेर में हूँ। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे सभा थी स्टेडियम में, खचाखच भरा हुआ था, वहीं से लौटा हूँ। और ये आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं न कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, जो दूसरी बार यहाँ से अपनी दावेदारी ठोकी है, ये कहीं न कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहे थे। और शायद यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप गन्स हैं, उनको बाड़मेर में लेके आया जाए, क्योंकि देखिए ये मुकाबला जो है ये बड़ा अजीब तरह का है। 26 साल के रविंदर सिंह भाटी, और तो अभी थोड़े दिन पहले ही वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने और अब वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो पूरी राजनीति है वो बाड़मेर के युवा वर्ग पे आधारित है। कांग्रेस की तरफ से है उमेदवार बेनीवाल, जो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और अभी तक जब तक प्रधानमंत्री मोदी की सभा नहीं होती, लग ऐसा ही रहा था कि देखिए ये जो रेस है ये बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के बीच में ही चल रही है, और कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी इसमें पीछे होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रहे हैं। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज को कंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बड़े बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी सभा इसी तरह से स्ट्रेटेजिकली राजस्थान में ऑर्गेनाइज की जा रही है कि किसी तरह से वो जो डैमेज है इंडिपेंडेंस का वो कम हो सके। रविंद्र सिंह भाटी की आपने बात की, देखिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 4 अप्रैल के आसपास जब वो अपना नामांकन भरने निकले थे तो एक बहुत बड़ा हुजूम था जो हमने देखा, जो वीडियो में देखा, और सोशल मीडिया में उनकी जिस तरह से प्रेजेंस है, वो एक लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट जो है अगर वो खिसक गया तो फिर कैलाश चौधरी के लिए काफी ये चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है। आशुतोष बिल्कुल, और हमने एक और चीज देखी कि स्वर्गीय जसवंत सिंह के बेटे मानवंत सिंह भी मंच पर मौजूद थे, और वहां से चर्चा भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जैसे ही उन्होंने जसवंत सिंह का नाम लिया बहुत जोरदार तरीके से तालियां बजी। तो वो एक मैसेज भी होता है उसमें से। और पीएम सीधा जानते हैं कि कैसे हाउ टू कनेक्ट, कैसे जनता को, स्थानीय जनता को कनेक्ट करते हैं, यही उनकी विशेषता है, और वो वोट बैंक में तब्दील हो जाती है। तो अभी क्या रिस्पांस मिला इन शॉर्ट अगर पूछे तो, प्रधानमंत्री के जाने से पहले और पीएम के जाने के बाद? नहीं, आपने एक बिल्कुल सही बात की, उसका एक रीजन भी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आप पूरा सुने उन्होंने जो कहा, तो वो ये जो कहना चाह रहे थे वो ये कि देखिए ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र का चुनाव है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी है कि वो इसको राष्ट्र का मुद्दा बनाए, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वोटर है फैन सिटर है, जो जानता है कि स्थानीय मुद्दे भी हैं जिसपे कुछ काम कुछ एमपीज ने नहीं भी किया, लेकिन फिर उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद एक चेहरा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और यही फैन सिटर मुझे लगता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, एक बहुत बड़ा जो एक्स फैक्टर है जो आपने पूछा, वो साबित हो सकता है कि एंड में वो किस तरफ टिल्ट करेगा, किस तरफ वो अपनी सोच को बांधेगा। ठीक है दिशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज, आपने वक्त दिया और दर्शकों के बीच दिल्ली की पूरी खबरों को आपने जानकारी पहुंचाई, विश्लेषित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल, आप हमारे साथ जुड़े, गुजरात की खबर पर आपने दर्शकों को अपडेट किया, जागरूक किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित थोड़ी देर पहले बिहार से जुड़े हुए थे, दर्शकों तक बिहार से जुड़ी खबरों को उन्होंने पहुंचाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे सहयोगियों का आभार, और सबसे ज्यादा आभार अपने दर्शकों का करते हैं, क्योंकि वो जुड़े हैं, और वो जब जुड़ते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे आप सभी दर्शकों से कि चुनाव आज तक को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुरंत जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते हम सभी सहयोगियों की तरफ से। आप सभी दर्शकों को नमस्कार।